नेपाल और भारत के बीच में बहुत सारे वैवाहिक संबंध भी हैं, क्योंकि मैं जहां से प्रतिनिधित्व करता हूं, जहां मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, नो मैंस लैंड से जुड़ा हुआ है। बिहार उधर उस साइड बिहार पड़ता है, तो वहां हम देखते हैं कि कम से कम हर साल सैकड़ों शादी विवाह इधर से उधर होते रहते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोग जो यहाँ आए हैं, मैं अपने देश के तरफ से, अपने देश के नागरिकों के तरफ से और त्रिभुवन विश्वविद्यालय की तरफ से आप लोगों को मैं स्वागत करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। आप लोगों को जो कठिनाई होगी उसके लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूं, यहाँ रहने में किसी तरह की कठिनाई हुई हो तो। तीसरी बात, मैं आप लोगों से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि जो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी की हिंदी है, अभी जो यहाँ के डिपार्टमेंट प्रोफेसर संचिता वर्मा जी ने कहा कि विद्यार्थी कम है, उसके लिए भारत से भी थोड़ा सा सहयोग लेने की आवश्यकता है, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा नहीं है, क्योंकि यहाँ राष्ट्रीय भाषा नेपाली भाषा है। तो इसलिए उसको तो यहाँ, लेकिन यहाँ हर घर में टीवी सीरियल के कारण से, सिनेमा के कारण से, बॉलीवुड के कारण से सब लोग हिंदी जानते हैं, हिंदी समझते हैं। जाएंगे तो हिंदी में बोलेंगे तो आपका काम चल जाएगा। वो आपको हिंदी में रिप्लाई नहीं कर पाएगा, लेकिन वो समझता है इस बात को। इसलिए हिंदी को इस तरह के एक दूसरे देश के यूनिवर्सिटी के बीच में, हमारे शिक्षाध्यक्ष रेक्टर साहब यही हैं, इस सेंट्रल कैंपस की कैंपस भी यही हैं और डीन भी यहीं बैठी हुई हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि यूनिवर्सिटी के विभिन्न, दुनिया के विभिन्न विश्वविद्यालयों से हमारा विश्वविद्यालय का संबंध बने, उससे एक भावनात्मक शिक्षा में योगदान होता है। यहाँ की शिक्षा, यहाँ की बातें आपके यहाँ के लोग सीखेंगे। मैं जहां से पढ़ा, मैं जेएनयू से पीएचडी किया हूं। जेएनयू में एक सोशियोलॉजी में ऐसा कोर्स है कि जर्मन के एक यूनिवर्सिटी से वहां एमयू किया गया है। 2 सेमेस्टर वहां के विद्यार्थी जर्मनी जाकर पढ़ते हैं, जर्मनी के भी विद्यार्थी 2 सेमेस्टर जेएनयू में आकर पढ़ते हैं। उनको हॉस्टल दिया जाता है, उनका एडमिशन होता है, सब चीज 2-2 सेमेस्टर का, क्योंकि 4 सेमेस्टर का मास्टर्स होता है। तो वहां 2 सेमेस्टर इंडिया में पढ़ना है, 2 सेमेस्टर जर्मनी में पढ़ना है। जर्मनी के विद्यार्थी को भी 2 सेमेस्टर जर्मनी में पढ़ना है, 2 सेमेस्टर इंडिया में पढ़ना है। इससे क्या होता है कि दोनों तरह के सोशल सिस्टम उनको पता हो जाता है। तो मैं यही चाहूंगा कि कम से कम यहाँ भी कुछ कोर्स ऐसे शुरू हो। मैं माननीय शिक्षाध्यक्ष जी से, काफी पढ़ी लिखी हैं, अच्छी आए, उनसे भी बात करेंगे। और मैं जो अतिथियों से ये कहना चाहूंगा, खास करके मैं गुरु जी की, उनकी जो काबिलियत थी, उनकी जो विधा थी, मैं देख करके काफी दंग हो गया, क्योंकि उन्होंने जिस प्रतिभा से जो शिव स्तोत्र का किया, वो काफी देखने लायक था। और मैं गुड्डू जी को, पद्मश्री गुड्डू जी को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का योगदान है, उससे कहीं ज्यादा साहित्य का होता है। जिस समाज का साहित्य समृद्ध होगा, वो समाज आगे बढ़ेगा, वो देश आगे बढ़ेगा। चाहे मैक्सिमम गोर्की ने मां की रचना करके लिखा हो, अथवा प्रेमचंद गोदान की रचना करके समाज के सही पक्ष को रखने की कोशिश। समाज में जितनी कुरीतियां हैं या देश में कुरीतियां हैं, विसंगतियां हैं, उनको दूर करने में साहित्य का योगदान रहता है। इसलिए चाहे जो भी साहित्य हो, जो भी लिटरेचर हो, चाहे हिंदी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, नेपाली हो, संस्कृत हो, इनकी इतनी क्षमता होती है कि समाज को, दिलो दिमाग को चेंज करते हैं। मैं इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में, वैश्विक दौर में, हम एक दूसरे के साहित्य से अवगत होना चाहिए। एक दूसरे के साहित्य से अवगत होने का मतलब एक दूसरे देश से अवगत होते हैं, एक दूसरे समाज से अवगत होते हैं। समाज में किस तरह की विषमताएं हैं, किस तरह की कमियां हैं, उसको कैसे दूर किया जाए, वो साहित्य के माध्यम से वो साहित्यकार करते हैं, वो कवि करते हैं। आप दुनिया में किसी भी चीज की लाइट, इवन सूरज की प्रकाश सबसे ज्यादा है, लेकिन वो हाफ ऑफ ग्लोब में है, आधा धरती पर है। लेकिन शिक्षा की प्रकाश, साहित्य की प्रकाश ऑल ऑफ द ग्लोब है। शेक्सपियर की नाटक नेपाल में पढ़ाई होती है तो अमेरिका में भी पढ़ाई होती है। कहते हैं साहित्य की कोई सीमा नहीं होती है। तो जो सीमा पार से जो लोग आए हुए हैं, एक हमारे यहाँ सीमाएं नहीं है, एक राजनीतिक बाउंड्री है, एक भौगोलिक है, लेकिन सबसे ज्यादा हम लोग का एक आपस का भाईचारा का संबंध है। हम सांस्कृतिक रूप से एक हैं, भाषिक रूप से एक हैं, हमारा रहन सहन एक है, हम आर्य संस्कृति के रहने वाले हैं।
इस तरह से जिस तरह से साहित्य का विकास हुआ, हिंदी साहित्य के विकास के साथ साथ हमारे यहाँ नेपाल साहित्य का विकास हुआ। हिंदी साहित्य पहले खरी बोली के रूप में जाना जाता था, बाद में धीरे धीरे इसका विगत 100 साल के अंदर में हिंदी साहित्य का काफी विकास हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप लोग जैसे विद्वत वर्ग इसको और आगे बढ़ावें और नेपाल भारत के संबंध को आगे बढ़ाने के लिए जब सिर्फ सरकारी संबंध ही नहीं डिफाइन करती है, जहां सामाजिक संबंध रहता है, समाज के विभिन्न आयाम के आर्थिक संबंध, राजनीतिक संबंध, जो वैवाहिक संबंध भी है। मधेस सरकारको नवगठित जनमत पार्टीको नेतृत्वमा सरकारले जुन आपत्तिजनक निर्णय गरेको छ त्यसको विरुद्धमा आज हामीले यहाँ पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका हौं। यहाँहरूलाई अवगतै छ, विगत लामो समयदेखि हामीले यो सांसद विकास कोषको विरुद्धमा र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखमा राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सङ्घर्ष गर्दै आइरहेका थियौं र विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई पनि हामीले यो विषयमा पत्राचार गरेका थियौं र फेरि सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परमादेशलाई अवमूल्यन गर्दै त्यसलाई व्यवस्था गर्दै अहिले जनमत पार्टीका मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहको नेतृत्वमा जे जस्तो निर्णय भएको छ यो वास्तवमा लोकतन्त्रको विरुद्धमा छ र पूर्ववक्ता मित्र, मेरा आत्मीय मित्र कानुनका विद्यार्थी रामरतन सिंहजीले भन्नुभएको जस्तै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको पनि विरुद्धमा छ। त्यसै कारणले गर्दा आज हामीहरू यो अन्याय, यो आपत्तिजनक निर्णयको विरुद्धमा आज हामीहरू एकजुट भएर रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा उपस्थित भएका छौं र हाम्रो यही विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता दुर्बलाल श्रेष्ठज्यू, अधिवक्ता कृष्ण प्रसाईज्यू लगायत विभिन्न कानुनविदहरूसँग हामी कानुनी परामर्शमै छौं। सम्भवतः भोलि हामीले यो निर्णयको विरुद्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा हामीले रिट हाल्नेछौं र आवश्यकता परेको खण्डमा हामी यो निर्णयको विरुद्धमा मध्य प्रदेशमा र काठमाडौँ दुईटै ठाउँमा हामीले चाहिँ सशक्त रूपमा हामीले आन्दोलनको घोषणा गरेर अगाडि बढ्नेछौं र वास्तवमै भन्नुपर्दाखेरि मेरो पूर्ववक्ता मित्र शिव यादवज्यूले भन्नुभएको जस्तै त्यो पैसा जुन एक वर्षमा 384 करोड भन्दा बढी हुन जान्छ, 5 वर्षमा 1922 करोड भन्दा बढी हुन जान्छ, त्यो पैसालाई आज बन्द भएको जनकपुर च्युरोड कारखानामा प्रयोग गर्नुस्, त्यो पैसालाई आज बन्द भएको विराटनगर जुट मिल लगायतका बन्द भएका, धराशायी भएका आज उद्योग कल कारखानाहरूमा उहाँले प्रयोग गरेर, सदुपयोग गरेर युवाहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्नुस् भनेर हामीले यहाँहरूलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। हिजो अस्ति मात्र नौलो गणतन्त्र भनेर यहाँको पार्टीले भिरकोटी मण्डपमा कार्यक्रम आयोजना गर्यो। नौलो गणतन्त्रका निमित्त आन्दोलन भनेर यहाँहरूले बिगुल फुक्नु भयो, तर के यही हो नौलो गणतन्त्र? सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परमादेशलाई गलत्याएर लोकतन्त्रलाई जर्जर अवस्थामा पुर्याउने यो निर्णय के यही हो तपाईको नौलो गणतन्त्र भनेर डाक्टर सीके राउतले आज हामीले प्रश्न गर्न चाहन्छौं। भर्खरै परम्परागत दलको अकर्मण्यता र नेतृत्वहरूको असक्षमताको विरुद्धमा विकल्पको रूपमा उदाएका वैकल्पिक दलहरूको यस्तो क्रियाकलापले गर्दा फेरि पनि त्यही पुरानो दलहरूकै तपाईको आजको दिनमा निर्णयहरू फेरि दोहोरिरहेका छन्। त्यस्तै किसिमको आचरण उहाँहरूले देखाइरहनु भएको छ भनेर नेपाली जनताले अनुभूति गरिरहेका छन्। सोही कारणले गर्दा हामीहरूले तपाईहरूले यस्तो गलत निर्णय गरिरहँदाखेरि मौन बस्दैनौं, कानमा तेल हालेर बस्दैनौं। हामी तपाईको अदालतको ढोका पनि हामीले ढकढकाउँछौं र फेरि पनि मैले दोहोर्याउन चाहे आवश्यकता परेको खण्डमा हामी मध्य प्रदेश र काठमाडौँ दुईटै हामी स्थानमा हामीले कार्यक्रम गर्नेछौं, आन्दोलन गर्नेछौं। तर यो गलत निर्णयलाई हामीले पारित हुन दिने छैनौं, यो गलत निर्णयलाई हामीले तपाईको अगाडि बढ्न दिने छैनौं भनेर म यहाँबाट घोषणा गर्न चाहन्छु। र जति पनि देशभक्त राष्ट्रवादी नागरिकहरू हुनुहुन्छ, युवा विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, बुद्धिजीवी वर्गहरू हुनुहुन्छ, यही रिपोर्टर्स क्लब नेपालको डायसबाट म यहाँहरूलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीहरूलाई हाम्रो यो सङ्घर्षमा साथ दिनुहुन्छ भन्ने कुरामा पनि म विश्वस्त छु। र फेरि पनि म दोहोर्याउन चाहन्छु कि यस्तो गलत निर्णयलाई वैकल्पिक दलले गर्नु यो उपयुक्त हुँदैन। यही परम्परागत दलको विकल्पको रूपमा उदाउनु भएको तपाईँ वैकल्पिक दलहरूले पनि त्यही परम्परागत त्यही भ्रष्टाचारीहरू, लोकतन्त्रको खोल ओढेका अधिनायकवादी चरित्र दर्शाउने यी दलालहरूकै तपाईको आजको दिनमा आज पथमा चल्नुहुन्छ। यिनीहरूले गरेको जस्तै निर्णय गर्नुहुन्छ भने उहाँहरू र तपाईहरू बीचमा कुनै पनि भिन्नता रहँदैन। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको काम के हो, काम, कर्तव्य र अधिकार के हो भन्ने कुरा मेरा पूर्ववक्ता मित्रहरूले स्पष्टसँग यहाँहरूको समक्ष राखिसक्नु भएको छ। यति भन्दै म यस डायसबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद। सांसद विकास